खबीस ये एक ऐसे शैतान होते हैं जो कभी अगर आप लोगों के ऊपर बिगड़ जाए ना तो ये आप लोगों की जान या तो आपके परिवार में से किसी एक इंसान की जान लेकर ही शांत होते हैं। खबीस इतने ज्यादा खौफनाक शैतान होते हैं जो एक बार अगर किसी के भी शरीर में लग जाए तो वो केवल और केवल अपनी मर्जी से ही उसका शरीर, उसका परिवार, उसका घर छोड़ते हैं। खबीस एक ऐसे शैतान होते हैं जो ज्यादातर गंदे सड़े हुए इलाकों में, बाथरूम में और टॉयलेट्स में पाए जाते हैं। खबीस से छुटकारा पाना इतना ज्यादा आसान नहीं है, इसलिए ब्लडी सत्य के आज के इस खौफनाक एपिसोड को आप लोगों को पूरा देखना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि आप लोगों का सामना कभी भी किसी भी तरह के खबीस से हो सकता है, लेकिन बदकिस्मती से आप लोग उसे पहचान नहीं पाएंगे। इस वीडियो को देखेंगे तो वीडियो में पूरी जानकारी दूंगा कि आखिर वो ऐसे कौन से तरीके होते हैं जिनकी मदद से आप लोग खबीस को पहचान सकते हैं, जिनकी मदद से आप खबीस से बच सकते हैं और कभी कोई भगवान ना करे ऐसी कोई घटना आपके साथ बीत गई तो उनसे छुटकारा पा सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, तो आइए शुरुआत करते हैं एक सच्ची दिल दहला देने वाली खबीस से जुड़ी हुई सच्ची घटना की कहानी जो रितिका नाम की एक लड़की ने मुझे इंस्टाग्राम में लिख भेजी थी। यह घटना रितिका के नाना के साथ सन 1975 में बीती थी, जो कि खबीस से जुड़ी हुई थी। क्या हुआ था कि रितिका के नाना के एक दोस्त हुआ करते थे, उन्हें मूवी देखने का बहुत ज्यादा शौक था। जब कभी भी मौका मिलता था वो थिएटर हॉल में मूवी देखने के लिए चले जाते थे। वो दरअसल जहां पर रहते थे उस इलाके के काफी रईस आदमी थे। क्या होता था, जो रईस आदमी होते थे ना पुराने जमाने में, उनके उतने दुश्मन भी होते थे, चाहे परिवार के लोग ही कह लो या फिर कोई पहचान वाले लोग कह लो। लोग मौका ढूंढते रहते थे कि जब कभी भी मौका मिले इनको सबक सिखा देंगे। अब ये अपने शौक के चलते एक मूवी देखने गए हुए थे, थिएटर में लगी थी, अकेले चले जाते थे। तो ये मूवी देख ही रहे थे और फिर जब थिएटर की मूवी खत्म हुई और सब लोग उठ के घर जाने लगे तो अचानक से नजर पड़ी इनके ऊपर, रितिका के नाना के दोस्त के ऊपर लोगों की नजर पड़ी। ये तो भाई सीट से ही नहीं उठे हैं, ये दुनिया से ही उड़ गए हैं। सभी लोगों के बीच में हाहाकार मच गई, पुलिस आई और फिर फाइनली ये तहकीकात में समझ में आ गया कि इनका मर्डर हो गया है। अब जैसे ये बात रितिका के नाना को पता चली तो वो काफी ज्यादा दुख में आ गए, क्योंकि ये उनके बचपन के दोस्त थे। दोनों एक दूसरे से काफी सारी बातें शेयर करते थे, सुख दुख के साथी थे। जब मौका मिलता था साथ में मूवी देखने जाते थे, लेकिन बदकिस्मती से आज रितिका के नानू मूवी देखने नहीं गए थे। अब क्या होता है, इसी दुख के साथ वो उनके अंतिम संस्कार में जाते हैं। अंतिम संस्कार वगैरह होता है, दिन में ही हो जाता है। रात के 9 बजे तक रितिका के नानू अपने दोस्त के परिवार वालों को संभालने में ही लगे हुए थे। अब जैसे तैसे करके परिवार वालों को शांत करते हैं। रात के 9 बजते हैं। अब रितिका के नानू सोचते हैं कि अब मैं घर निकलूंगा। ये बात 1975 की है भाई, उस समय इतने ज्यादा साधन नहीं थे चीजों के। तो रितिका के नानू क्या करते हैं कि मैं पैदल पैदल निकलूंगा, मेरा घर यहाँ से तकरीबन 4 किलोमीटर की दूरी पर है, मैक्सिमम से मैक्सिमम 1 घंटे तक पहुंच ही जाऊंगा, मैक्सिमम 1 घंटे। तो अब रितिका के नानू रात के 9 बजे करीब निकलते हैं और चलते चलते उन्हें रास्ते में मिलता है एक घना जंगल। खैर अभी तो कलकत्ता काफ़ी ज़्यादा डेवलप्ड हो चुका है, लेकिन 1975 के टाइम में उतना ज़्यादा डेवलप नहीं रहा होगा। बीच बीच में जंगल पड़ते रहे होंगे, फिर बिल्डिंग्स आती होगी, फिर जगहें आती होगी। तो यहाँ पर उनका सामना होता है एक जंगल से। उस जंगल के बीचों बीच में मौजूद था एक बहुत ही पुराने ज़माने का खंडर बन चुका गोडाउन, जिस गोडाउन में लोग ज़्यादा काम नहीं करते थे, वहाँ पे ज़्यादा चीज़ें नहीं होती थी। ये बस जा ही रहे थे, स्ट्रीट लाइट वगैरह भी ऐसी नहीं होती थी उस टाइम पे इतनी ज़्यादा। जा ही रहे थे कि अचानक से इनको ऐसी आवाज़ आती है कि उस गोडाउन के अंदर से कोई रो रहा है। बहुत पुराने ज़माने का गोडाउन था। ये सोचते हैं कि यार ऐसा कौन रो रहा है, कौन मुसीबत में पड़ गया। देखो अभी अभी मैं अपने दोस्त की अंतिम संस्कार से आया हुआ हूँ, तो मैं किसी और इंसान को दुख में नहीं देख सकता। अगर उसे किसी भी तरह की कोई परेशानी होगी तो मैं जाता हूँ, मैं उसे बचाऊंगा। रितिका के नानू बिना ज्यादा सोचे समझे बढ़ जाते हैं उस गोडाउन की तरफ। जैसे उस गोडाउन के और भी नजदीक पहुंचते हैं तो वो ये समझते हैं कि अंदर जो कोई भी इंसान है भाई बहुत ज्यादा दुख में रो रहा है। बाहर की तरफ से ना ताला लगा हुआ था। सोचता है कि शायद अंदर किसी ने किसी को बंद कर दिया है, किडनैप कर लिया है, या फिर कुछ गड़बड़ चल रही है जो कि बाहर से ताला लगा हुआ है। मैं एक पत्थर उठाता हूँ, ताला तोड़ता हूँ, अंदर घुसता हूँ, उसी पत्थर से उसका सर भी तोड़ दूंगा अगर जिसने कुछ किसी के साथ गलत किया होगा तो। ये पत्थर उठाते हैं बड़ा सा और 2 ही बार में उस ताले को तोड़ डालते हैं। ताला जैसे ही टूटता है अंदर से आ रही आवाज़ पूरी तरह से शांत हो जाती है। रितिका के नानू हैरान कि अभी तक तो अंदर से कोई बहुत ज़ोर ज़ोर से रो रहा था, अब कोई क्यों नहीं रो रहा है। देखने की कोशिश करते हैं, लेकिन जितनी भी रोशनी बाहर की तरफ से चांद की रोशनी आ रही थी उससे समझ में आता है कि अंदर कोई नहीं है भाई,
ये वहम था कि क्या था, कुछ समझ में नहीं आता उन्हें। आवाज़ तो क्लियर थी, तभी तो इतना मैटर हुआ, पत्थर उठाए, ताला तोड़े, अंदर आए हैं। कंफ्यूज हो गए कि वहम था कि क्या हुआ है मेरे साथ यार, ज़्यादा मैंने कहीं टेंशन तो नहीं ले लिया अपने दोस्त की मौत का। इसी सोच के साथ वो पत्थर वहीं पे पटकते हैं, आगे की तरफ फिर से अपने घर की तरफ बढ़ने लगते हैं। अब नॉर्मल तरीके से अपने घर में पहुंचते हैं। घर पे नानी उन्हें मिलती है। नानी कहती कि आप पहले नहा लीजिए और फिर मैं आपको गर्म दूध दे देती हूँ, ताकि रात में नहा रहे हैं तो कुछ ऐसी ठंड वंड ना लगे, तबीयत खराब ना हो। रितिका के नानू नहाते हैं और बाहर की तरफ आते हैं हॉल में, और हॉल में बैठकर गर्म दूध पी ही रहे थे कि अचानक से रितिका की नानी अंदर की तरफ से वापस बाहर आती है, तो ये पाती है कि उनके एग्जैक्टली बाजू की कुर्सी में उन्हें रितिका के नानू के दोस्त की छवि दिखाई दी। देख के हक्की बक्की रह गई। उनके हाथ में खाने की थाली थी, वो थाली नीचे गिर जाती है। नानू परेशान दूध पीते हुए रोके, बोले क्या हुआ, थाली वाली क्यों गिरा रही हो? तो नानी कुछ बोल पाती उससे पहले उनको रियलाइज होता है कि बाजू वाली कुर्सी जो है वो तो खाली है। लेकिन अभी अभी उन्हें ऐसा दिखाई दिया था कि मेरे पति के दोस्त जिनके अंतिम संस्कार से मेरे पति आ रहे हैं, वो मेरे पति के बाजू में बैठे हुए थे। वो बहुत ज्यादा घबरा जाती है, उन्हें बताने की कोशिश करती है, लेकिन सोचती है कि मैं सुबह बताऊंगी, अभी नहीं। अब खाना वाना खाते हैं और जब सुबह होती है तो नाना सुनने लायक नहीं थे और ना ही नानी बताने लायक थी कुछ, क्योंकि सुबह से नाना बहुत ही वियर्ड सा बिहेव कर रहे थे। कभी नॉर्मल आवाज़ में, नॉर्मल लैंग्वेज में बात कर रहे थे, तो कभी इनकी आवाज़ और लैंग्वेज पूरी तरह से चेंज हो जा रही थी। ये आवाज़ उनके दोस्त की तरह ही सुनाई पड़ रही थी, लेकिन लैंग्वेज कुछ और। सब लोग हक्के बक्के रह गए थे, दंग थे सब लोग कि हमारे घर के मुखिया के साथ ये हो क्या गया है यार। अंतिम संस्कार से आए हैं तब से ऐसी बहकी बहकी हरकतें कर रहे हैं। डॉक्टरों से इलाज करवाया जाता है, लेकिन कुछ समझ में नहीं आता है। लोगों से सलाहें ली जाती है, पंडा, पुजारी, तांत्रिक, झाड़ फूक करने वाले, सबको दिखाया जाता है, लेकिन कुछ समझ में नहीं आता है। कुछ लोग बोलते हैं मेहंदीपुर बालाजी जाओ, मेहंदीपुर बालाजी भी ले जाया जाता है। 2 दिन मैटर शांत था, लेकिन तीसरे दिन से सब कुछ फिर से ऐसे ही हो गया था। किसी को कुछ समझ में नहीं आया। काफी समय तक यही चलता रहा और फिर क्या हुआ, फाइनली एक दिन इसके नानू, सन 2014 की बात है, ये बात कहाँ गई, 2014 में, 1975 से लेकर सन 2014 तक का मैटर आ गया। सन 2014 में रितिका का पूरा परिवार कहीं पर घूमने गया हुआ था। वहीं पर उन्हें पता चला कि यहाँ पर एक बहुत ही फेमस काली माता का मंदिर है। वहाँ पर कोई भी पापी इंसान जाता है तो उसके सारे पाप खत्म हो जाते हैं। वहाँ पर सारे जो दुख, दर्द, रोग है, सब कुछ खत्म हो जाते हैं और उस मंदिर से बाहर निकलो तो सब कुछ ठीक हो जाता है। रितिका के नानू को भी पूरे परिवार वाले उस मंदिर में लेके जाते हैं और विश्वास नहीं मानोगे, जिनको कहीं पर कुछ भी आराम नहीं मिला था, वो इस मंदिर जाते हैं और मंदिर से लौटते हैं, पूरी रात बिताते हैं अपने घर पे, और जब सुबह होती है तो सब कुछ नॉर्मल था। ये लगभग ठीक हो चुके थे। तबीयत थोड़ी सी खराब लग रही थी, लेकिन जो एक्टिविटी थी, जो इनकी पागल जैसी एक्टिविटी होने लगी थी, वो पूरी ख़त्म हो गई थी। घर के सभी लोग खुश हुए। तबीयत ठीक होते होते कुछ ही समय में ठीक हो गई और रितिका के नानू सन 2016 तक जीवित रहे। सन 2016 में इनकी मृत्यु हो गई। लेकिन ट्विस्ट कहाँ है इस स्टोरी में? जब रितिका के नानू उस मंदिर से निकले, अगले दिन सब कुछ ठीक हुआ और फिर जब इनके थोड़े ठीक होने से लेकर इनके जो पूरी तबीयत ठीक होने की जर्नी रही, इसी 2 महीने वाले ड्यूरेशन में कि रितिका के मामा यानी कि उन वृद्ध इंसान के बेटे की एक्टिविटी बहुत ज्यादा बिगड़ सी गई। उनके शरीर में उन्हें ऐसा लगने लगा कि कुछ गड़बड़ है। अब वो वियर्ड सी आवाज में बातें कर रहे थे, अब वो वियर्ड सी हरकतें कर रहे थे, वो लोगों को परेशान कर रहे थे, वो लोगों को गालियां दे रहे थे, वो अजीब अजीब सी एक्टिविटी करते थे। लैंग्वेज बदल जाती थी, आवाज़ बदल जाती थी, सब कुछ। इनकी शादी अब तक नहीं हुई थी। बहुत सारे पंडा, पुजारी, तांत्रिक वगैरह को दिखाया जाता है। सब लोग एक ही कॉमन बात बोलते हैं कि इन्हें भाई ठीक करना है तो एक ही तरीका है, इनकी शादी करवा दो। इनकी शादी नहीं हुई थी ना, शादी करवा दोगे तो इनके पीछे जो कोई भी है वो एक स्त्री से डरता है, वो दूर हो जाएगा। अब वो जो चीज़ इनके अंदर थी वो शादी नहीं होने दे रही थी किसी भी कंडीशन में। जहाँ कहीं भी शादी जुड़ती थी वहीं पर मैटर खराब हो जाता था। फिर फाइनली क्या हुआ, नानू की तो डेथ हो चुकी थी कुछ समय बाद, है ना। तो रितिका की नानी अपने बेटे को लेकर दिल्ली में शिफ्ट हो गए, कोलकाता छोड़ के दिल्ली में शिफ्ट हो गए। दिल्ली में कुछ समय तक रहे। अब इस दौरान रितिका जब भी अपने नानी और मामू के घर पे जाती थी ना, तब भी ये क्या नोटिस करती थी कि रात के समय
कोई भी अलाउ नहीं करता है मामू के कमरे में जाने के लिए। सब लोग बोलते हैं कि मामू के कमरे में जाना ही नहीं है। एक दिन रितिका ने हिम्मत जुटाकर सबके सोने के बाद मामू के कमरे में जाके देखने की कोशिश की, तो क्या देखी रितिका ने कि अंदर मामू अजीब सी लैंग्वेज में कुछ बड़बड़ाते, ये आवाज भी बिल्कुल अलग होती थी, और जवाब में अपनी आवाज में अपनी लैंग्वेज में कुछ बोलते, फिर कुछ बड़बड़ाते, फिर कुछ बोलते। रितिका को देख के ऐसा लग रहा था कि मेरे मामू तो ऐसा किसी से बात कर रहे हैं जो कि वहां पर मौजूद ही नहीं है, मतलब दूसरे किसी इंसान की भी आवाज खुद ही निकाल रहे हैं और खुद की आवाज भी खुद ही निकाल रहे हैं। रितिका ये मंजर देख के बहुत ज्यादा घबरा गई थी, भाग के अपने रूम में आ गई, किसी को कभी नहीं बताई। काफी समय तक कोशिश की जाती है कि इनकी शादी हो जाए हो जाए हो जाए। एक रिश्ते की बात जमती है बड़ी मुश्किल से, परिवार वाले तैयार हो जाते हैं, लड़की वालों की भी, कि हाँ हम शादी करा देंगे। लेकिन क्या होता है, शादी जुड़ी एग्जैक्टली 3 दिन बाद रितिका के मामू की मृत्यु हो जाती है। खा गया वो शैतान उस पूरे परिवार को, खत्म करके रख दिया सब कुछ। एक हंसता खेलता परिवार इतने सालों तक एक शैतान की निगेटिविटी से जूझता रहा, और फिर आखिरकार क्या हुआ, सब कुछ खत्म हो गया। आज रितिका की नानी रितिका के परिवार के साथ ही रहती है और जैसे तैसे करके अपनी बची कुची जिंदगी काट रही है। लेकिन उनकी जिंदगी में आज भी वो यादें उन्हें अंदर से झंझोड़ कर रख देती है कि किस तरह से उन्होंने अपने पति और अपने एक बेटे को खो दिया। मैं तो यही सोचकर बहुत परेशान हो जाता हूँ कि कितना ज़्यादा मुश्किल हो जाता होगा किसी परिवार के लिए इस तरह की सिचुएशन का सामना करना। खैर, कहते हैं ना कि जो भी होता है अच्छे के लिए होता है, लेकिन ये उन चीज़ों में से एक है जो कि समझ में नहीं आता है कि ऐसी चीज़ होने से क्या अच्छा हुआ होगा किसी के साथ। धीरे धीरे करके रितिका का परिवार रोज़ हर नई सुबह ये कोशिश करते रहता है कि हम उन यादों से उभर पाएं, लेकिन उभर पाना इतना ज़्यादा आसान नहीं है। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को मेरी ये कहानी थोड़ी समझ में आई होगी कि आप लोगों को कभी भी इस तरह के सुनसान और ख़ासकर ख़राब से इलाकों में किसी भी आवाज़ को सुनकर, किसी भी छलावे को सुनकर उसकी तरफ अट्रैक्ट नहीं होना है, क्योंकि आपको नहीं पता कि वहाँ पर कौन सी मुसीबत आपका इंतज़ार कर रही हो। ये जो खबीस होता है ना, इसी तरह से इंसानों को चलता है, उन्हें अपने गंदे इलाकों की तरफ बुलाता है, अट्रैक्ट करता है और फिर उनकी पूरी ज़िंदगी बर्बाद कर देता है। खैर, मुझे पहली बार देख रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन पे क्लिक करना, क्योंकि इसी तरह के हैरान कर देने वाले खौफनाक वीडियोस आप लोगों के सामने रेगुलरली लेके आते रहता हूँ। इन सबके लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में क्लिक करके डायरेक्टली वहाँ पर पहुँच जाना, अपनी कहानी वहाँ पर लिख भेजना। कुछ अलग होगी तो मैं ज़रूर अपने वीडियो में लेकर आने की पूरी कोशिश करूँगा। चलिए, कल फिर से एक और हैरान कर देने वाली खौफनाक जानकारी या कहानी के साथ आप लोग सामने जाहिर हो जाएंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।